सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का 9 चैप्टर, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। दोस्तों, बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल शासकों के बारे में, और जो मुगल शासकों के बारे में जो इतिवृत्त लिखे गए हैं इतिहास में, उनके बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, आपसे ये कहना चाहूंगा कि वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त, इसमें दोस्तों हम बेसिकली मुगलों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला दोस्तों हमारा टॉपिक है मुगल और उनके साम्राज्य। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं मुगलों के साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, जो ये मुगल शब्द है, ये मंगोल शब्द से लिया गया है। और दोस्तों, मंगोल शब्द किससे जुड़ा है आप जानते हैं, आपने क्लास 11th हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा। मंगोल शब्द जो है दोस्तों चंगेज खान से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि दोस्तों जो बाबर था वो एक मतलब तुर्की भाषा को बहुत ज्यादा मान्यता देता था। और मुगल के जो पितृपक्ष के लोग थे वो तुर्की थे और तैमूर के वंशज थे। और दोस्तों, जो तैमूर है वो कहीं ना कहीं चंगेज खान से जुड़ा हुआ था। इसीलिए दोस्तों क्या है, मुगलों को मंगोलों से जोड़ के देखा जाता है। अगर आप दोस्तों शब्द भी देखें मुगल और मंगोल, तो मिलते जुलते शब्द हैं। तो इसीलिए वंश परंपरा के आधार पर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है। दोस्तों, क्या हुआ कि 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसमें क्या हुआ, बाबर विजयी रहा। बाबर जीत गया और उसने लोदी वंश को समाप्त कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की 1526 में। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हमें नसीरुद्दीन हुमायूं देखने को मिले। अगर हुमायूं के शासनकाल की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले ये दो पीरियड में आप इसको बांट सकते हैं। पहला शासनकाल है उसका 1530 से 1540 का, 10 साल का। और दूसरा शासनकाल रहा उसका 1555 से लेके 56 तक का। क्योंकि दोस्तों 1540 में क्या हुआ, जब शेर शाह सूरी एक अफगान शासक थे, उन्होंने जो है हुमायूं को पराजित किया 1540 में। उसके बाद क्या हुआ, 15 साल तक का हुमायूं वापस लौट के नहीं आया अपने राज्य में। और 1555 में पुनः उसने आक्रमण किया सुरों पर और सुरों को पराजित करा। और उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना दोबारा से कर दी। और 1555 से लेकर 1556 तक का एक साल जब उसने शासन किया, तो उसके बाद एक साल शासन करने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक दोस्तों, मुगल और उनके साम्राज्य। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मुगलों का विभिन्न इतिहास। अगर दोस्तों मुगलों के इतिहास की बात की जाए, तो दोस्तों साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के लिए दोस्तों मुगल सम्राटों ने क्या कहते हैं, इतिहास एक महत्वपूर्ण स्रोत है मुगलों को समझने के लिए। और उनके जो, अगर हम इतिहास की बात की जाए क्या कहते हैं मुगलों के, तो उनमें प्रसिद्ध उनके लेखक जो हुआ करते थे वो ज्यादातर दरबारी हुआ करते थे। यानी कि कोई बाहर के लेखक जो है उनकी मुगलों के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं लिखा करते थे। जो उनके दरबारी इतिहासकार होते थे मुगलों के, वही जो है दोस्तों मुगलों के बारे में लिखा करते थे। अगर दोस्तों बात की जाए, जैसे कि प्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने, जैसे कि अकबरनामा जो है हमारी, और शाहजहांनामा और आलमगीरनामा। दोस्तों अकबरनामा जो है दोस्तों अकबर की जीवनी थी बेसिकली, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। शाहजहां जो है नामा जो है दोस्तों शाहजहां की जीवनी थी, जो कि लिखी थी आपकी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और आलमगीर नामा जो है दोस्तों, ये तैमूर की जीवनी थी। ठीक है। तो इस तरीके से जो जितनी भी अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, जो भी ये पुस्तकें लिखी गई थी, वो जो है मुगलों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा ही लिखी गई थी। दोस्तों, तुर्की जो है दोस्तों मुगलों की मातृभाषा थी, क्योंकि दोस्तों बाबर जो है इससे काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। और बाबर ने ही इस मातृभाषा को जो है स्थापित किया था। लेकिन दोस्तों अकबर ने क्या किया, अकबर ने तुर्की भाषा को बदल दिया। अकबर ने तुर्की के बदले में दोस्तों फारसी को राजभाषा बना दिया मुगल दरबार की। ठीक है। यानी कि जितने भी शासक मुगल साम्राज्य में रहे उन्होंने कोई चेंज नहीं करा तुर्की भाषा में। लेकिन एक अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, जिसने जो है तुर्की भाषा को जो है बदलकर फारसी भाषा को दरबार की प्रमुख भाषा बना दिया था। अगर दोस्तों स्थानीय मुहावरों को अवशेषित करके फारसी का भारतीकरण हुआ उसके बाद। और जो है दोस्तों उर्दू के साथ जो है हिंदवी की भी जो है अकबर ने जो है अपने उसमें शामिल की। क्योंकि दोस्तों अकबर जो है समान भाषाओं को समान महत्व देता था।
तो इस तरीके की कुछ चीजें थी। तो दोस्तों यही था हमारा टॉपिक, मुगलों का विभिन्न इतिहास। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अगर बात करें मुगल भारत की, जो सभी पुस्तकें होती थी उस टाइम पे हस्तलिखित थी। हस्तलिखित कहने का तात्पर्य है दोस्तों हाथों से लिखी हुई। और इन किताबों को जो है दोस्तों किताब खाना यानी कि लाइब्रेरी में रखा जाता था। और इन्हें क्या कहा जाता था, इनके लिए एक शब्द यूज होता था जिसको कहा जाता था स्क्रिप्टोरियम। ठीक है, ये स्क्रिप्टोरियम शब्द जो है दोस्तों इनके लिए यूज होता था। अगर दोस्तों एक पांडुलिपि के निर्माण में कागज निर्माता की बात की जाए, तो दोस्तों पांडुलिपि निर्माण में जो है दोस्तों हमको एक कागज निर्माता, शास्त्री या सुलेख, पांडुलिपियां, चित्रकार, बुक बाइंडर आदि शामिल होते थे। और दोस्तों अगर बात की जाए अकबर की एक पसंदीदा शैली की, तो अकबर की दोस्तों पसंदीदा सुलेख शैली को जो है नस्तलिक कहा जाता था। नस्तलिक एक ऐसी शैली थी जिसमें क्या किया जाता था दोस्तों, कि एक तरल शैली थी ये, जिसमें जो है दोस्तों क्षैतिज आघात थे। और कश्मीर के मोहम्मद हुसैन अकबर ने जो है दोस्तों दरबार से सबसे अच्छे सुलेखों में एक जो थे, उन्हें जरीन कलम कहा जाता है। यानी कि दोस्तों मोहम्मद हुसैन नामक एक अकबर के दरबारी अच्छे सुलेखक थे, जिन्हें जो है दोस्तों जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी कि उन्हें गोल्डन पेन भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों उस टाइम पे मुगल पुस्तकों को लिखा जाता था, और सुलेखकों की भी अपनी एक अलग अलग शैली होती थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है मुगल काल की चित्रकला। अगर दोस्तों मुगल काल की चित्रकला की बात की जाए, तो दोस्तों मुगल काल में जो है चित्रकला बहुत ज्यादा फली फूली। अगर जहांगीर के टाइम की बात की जाए, तो जहांगीर के टाइम पे दोस्तों जो चित्रकला थी मुगल साम्राज्य की, बहुत ज्यादा बड़ी। दोस्तों अबुल फजल ने जो है दोस्तों यहाँ की चित्रकला को जादुई कला के रूप में वर्णित किया था। उसका कहने का मतलब, जादुई कला कहने का मतलब तात्पर्य ये था दोस्तों, कि यहाँ के जो चित्रकार थे मुगल साम्राज्य के टाइम के, वो चित्र को इस तरीके से बनाए जाते थे कि वो जीवित प्राणी टाइप के लगते थे। मतलब जीवित, जैसे वो चित्र ऐसे बनाते थे जैसे कि वो जीवित हो, इसलिए इसने उसे जादुई कला कहा। और जो है दोस्तों चित्रकला उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। लेकिन कुछ जो उलेमा होते थे दोस्तों, उलेमा जैसा कि आपने पढ़ाई होगा 11th की हिस्ट्री में, उलेमा जो है दोस्तों इस्लाम धर्म में जो है दोस्तों धार्मिक विद्वानों को कहा जाता है। लेकिन उलेमा क्या करते थे दोस्तों, ये चित्रकारी की चित्रकला का विरोध करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कुरान और हदीस में क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि पैगंबर मोहम्मद जो थे, उनकी जीवन की घटना का वर्णन, और जो भी मतलब उलेमा का ये मानना था कि हमें किसी भी ईश्वर द्वारा बनाई गई जो भी चीज है, हमें उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और चित्रकारी को वो जो है जब पैगंबर मोहम्मद साहब जी की भी चित्रकारी की जाती थी, तो उसे वो गलत समझते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो जीवित प्राणियों को धोखे से प्रतिबंधित उस टाइम पे कर दिया गया था। और ऐसा है कि दोस्तों मोहम्मद साहब जो थे, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, उन उनको उनको जो है उनकी चित्रकारी करना, ऐसा माना जाता था कि एक भगवान जो है प्राणियों को जीवित कर सकते हैं या उन पे कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन चित्रकारी द्वारा जो है उनको जिस तरीके से जीवन चित्रित किया जा रहा था, ये जो है उसमें गलत माना जा रहा था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ईरान के सफाविद राजाओं और मुगल सम्राटों ने बेहजाद, मीर सैयद अली, अब्दुस समद आदि जैसे बेहतरीन कलाकारों का संरक्षण किया। यानी कि दोस्तों उस टाइम पे यहाँ बेहतरीन कलाकार मौजूद थे, जिसमें हमारे बेहजाद, मीर सैयद और अब्दुल समद वगैरह। ठीक है, तो ये थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मुगलों का ऐतिहासिक पार्ट, अकबरनामा और बादशाहनामा। अगर दोस्तों अकबरनामा की बात की जाए और बादशाहनामा की बात की जाए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इनके बारे में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है। इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये दो पुस्तकें जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है मुगल इतिहास को समझने के लिए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। अगर दोस्तों अबुल फजल की बात की जाए, तो अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा को दोस्तों अकबरनामा को जो है अबुल फजल ने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग जो था उसमें उसमें अकबर के जन्म से लेके वो शासन में बैठे, जब उन्हें राज सिंहासन मिला तब तक का था। और दूसरा उनके शासनकाल के बारे में बताता था। और तीसरा एक भाग जो था, वो जो है दोस्तों आईन अकबरी कहलाता था, जिसमें शासन का एक विस्तृत विवरण किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा को बांटा था। और दूसरी जो दोस्तों उस टाइम पे यहाँ पुस्तक थी, उसका नाम है बादशाहनामा। बादशाहनामा को जो है दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था। और ये जो है एक दरबारी इतिहासकार थे बादशाह शाहजहां के। और उसमें क्या हुआ दोस्तों, बाद में इसे सादुल्ला खान ने भी संशोधित किया इस बादशाहनामा को, यानी कि इसमें कुछ सुधार किए। ठीक है, बादशाहनामा दोस्तों बेसिकली शाहजहां की जीवनी थी। ठीक है,
अगर बात की जाए तो दोस्तों 1784 में सर विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और उसने क्या करा, एशियाटिक सोसाइटी ने अकबरनामा और बादशाहनामा सहित कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, मुद्रण और उनका अनुवाद का कार्य शुरू किया, जिसकी वजह से दोस्तों दूसरी भाषाओं में भी हमें ये अवेलेबल हुई और हम इन्हें अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य का आदर्श राज्य, यानी कि मुगल साम्राज्य के हिसाब से आदर्श सिद्धांत क्या थे, उनको हम जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो ईरानी सूफी विचार सोहरावर्दी ने विचार विकसित किया कि एक पदानुक्रम था जिसमें दिव्य प्रकाश राजा को प्रशिक्षित किया गया था। यानी कि दोस्तों दिव्य प्रकाश का मतलब था राजा, राजा को मतलब दिव्य प्रकाश यानी कि दिव्य ऊर्जा से प्रेषित किया जाता था उस टाइम पे, और उसे एक आध्यात्मिक दर्शन मार्गदर्शन का स्रोत माना जाता था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों, मुगल कलाकारों ने बादशाहों को चित्रित करना शुरू कर दिया। यानी कि 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने क्या करा, बादशाहों को चित्रित करना शुरू कर दिया। यानी कि बादशाहों के चित्र बनाना शुरू कर दिए, जो कि हलोटे पहने हुए भगवान के प्रकाश का प्रतीक माने जाते थे। और दोस्तों अबुल फजल ने एक शब्द का जिक्र किया था अपनी पुस्तक अकबरनामा में, जो कि शब्द था सुलह ए कुल। यहाँ पर को थोड़ा गलत हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर एक शब्द था सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का अर्थ होता था दोस्तों आदर्श शांति। ठीक है, तो इसके शासन, इसको भी दोस्तों शासन का आधारशिला बताया, क्योंकि दोस्तों अकबर जो है बहुत ज्यादा शांति प्रिय शासक भी था और आक्रामक भी था, लेकिन ज्यादातर कल्याणकारी कार्य करता था, इसलिए उसने सुलह ए कुल की नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, सुलह में दोस्तों सभी धर्मों को विद्यालयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। मतलब सुलह में क्या किया जाता है कि सभी धर्मों को एक हिसाब से समान टाइप का माना जाता था, लेकिन वे राज्य के अधिकार में काम नहीं करते थे और ना ही आपस में वो लड़ा करते थे। अकबर के टाइम पे ये बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हुआ करती थी। और इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ, 1563 में जो है दोस्तों अकबर ने भेदभावपूर्ण एक तीर्थ यात्रा कर जो कि लिया जाता था उसे समाप्त कर दिया, और 1564 में जो है दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब दोस्तों ये जजिया कर क्या था, जजिया कर दोस्तों सारे गैर मुसलमान लोगों को देना पड़ता था जो कि मुस्लिम धर्म के नहीं होते थे, उनसे अलावा सारे लोगों को ये जजिया कर देना पड़ता था। इस प्रथा को दोस्तों अकबर ने समाप्त कर दिया 1564 में। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है मुगलों की राजधानियां और न्यायालय। अब बात करते हैं उनकी राजधानियों और न्यायालयों के बारे में। दोस्तों मुगलों की जो राजधानी थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में अक्सर बदलते रही। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी का टाइम ऐसा था कि लगातार परिवर्तित होते रही, कभी इधर राजधानी होती तो कभी इधर शिफ्ट हो जाती, अलग अलग जगह पे शिफ्ट होते रही। ठीक है, दोस्तों बाबर ने क्या करा, बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और लोधी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और दोस्तों 1570 में क्या करा, अकबर ने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और अकबर ने दोस्तों सिकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती जो थे उनके लिए एक सफेद संगमर मरमर के मकबरे का निर्माण करवाया था। और उस अकबर ने क्या किया, इसके अलावा गुजरात में जीत के बाद गुजरात में उसने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1585 में उत्तर पश्चिम को नियंत्रण में लाने और सीमांतों को देखने के लिए राजधानी को उस टाइम पे लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों इसके अलावा 1648 में जो है शाहजहां के शासन में राजधानी को लाल किले, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और बड़प्पन के लिए विशाल शहरों के साथ शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितनी जगह राजधानियां स्थानांतरित होती रही, कभी शाहजहानाबाद हुई तो कभी दिल्ली, कभी आगरा, तो कभी जो है फतेहपुर सिकरी। तो राजधानियां दोस्तों मुगलों की हमेशा बदलती ही रही। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों इसके अलावा मुगल दरबार में जो है राजा के लिए स्थानिक निकट द्वारा स्थिति निर्धारित की जाती थी। यानी कि क्या होता था दोस्तों, जो भी मतलब शासक के समीप बैठता था, जो भी राजा के नजदीक जितने नजदीक बैठता था उसे जो है दरबार में उसका पद इतना ही ऊंचा होता था, और जितने दूर में बैठता था उसका पद उतना ही नीचा होता था। ठीक है, एक बार जो दोस्तों जब सम्राट सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी तो तभी जो है उसको उसकी अनुमति के बिना दोस्तों कोई भी अपने पद से जाने की अनुमति उस टाइम पे नहीं थी। जब तक राजा अपने सिंहासन में नहीं बैठता था तब तक दूसरे व्यक्ति वहां नहीं बैठ सकते थे, और राजा के आदेश मिलने के बाद ही वो बैठते थे। और राजा की इजाजत के बिना दोस्तों कोई भी जो है सभा से बाहर नहीं जा सकता था। और दोस्तों शासक को नमस्कार के रूप में पदानुक्रम में व्यक्ति की स्थिति का संकेत दिया गया जाता था। और सम्राट ने दोस्तों अपना दिन सूर्योदय से व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति के साथ शुरू किया।
यानी कि दोस्तों सम्राट क्या करते थे उस टाइम पे, मुगल साम्राज्य के टाइम पे वो दोस्तों धार्मिक भक्ति से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। और क्या करते थे उस टाइम पे दोस्तों एक झरोका दर्शन होता था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। इसमें क्या करते थे, राजा अपने एक छोटे से छज्जे में आकर आध्यात्मिक चीजें करते थे और सारी जो जनता होती थी बाहर से उन्हें देखने के लिए वहां तैयार रहती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सम्राट अपनी सरकार के प्राथमिक व्यवसाय का उस टाइम पे संचालन करते थे, जिसे दोस्तों दीवाने आम कहा जाता था। ये सार्वजनिक हॉल में चले जाते थे लोग उस टाइम पे। और मुगल राजाओं ने दोस्तों एक वर्ष में 3 प्रमुख त्योहार बनाए, जैसे कि सौर और चंद्र। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रमुख त्योहार ये उस टाइम पे बनाया करते थे एक वर्ष में। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों मुगलों के लिए कुछ घरेलू शब्द यूज किए जाते थे, उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक शब्द यूज होता था हरम। हरम शब्द का इस्तेमाल दोस्तों जो है मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया गया था। ठीक है, हरम शब्द का इस्तेमाल मुगल परिवार में दोस्तों क्या होता था कि सम्राट की पत्नियां और रखेले, उनके निकट और दूर के रिश्तेदार, माँ सौतेली और माता, बहनें, बेटियां, बहुएं, मौसी, बच्चे आदि और महिला नौकर और दास शामिल होते थे। और दोस्तों बहुसंख्यक शासक वर्ग द्वारा बहुविवाह का प्रचलन था। दोस्तों देखिए उस टाइम पे बहुविवाह किए जाते थे, एक से ज्यादा पत्नियां होती थी एक शासक की, एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह किया करते थे। दोस्तों इसका कारण यही था कि वो अपने शासन को मजबूत करना चाहते थे, अलग अलग राज्यों की कन्याओं से विवाह कर कर। ठीक है, राजपूतों और मुगलों दोनों ने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने और गठबंधन बनाने के लिए आपस में उस टाइम पे शादी की। ठीक है, और नूरजहां के बाद दोस्तों मुगल रानी और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों को भी नियंत्रित करना उस टाइम पे शुरू कर दिया था। तो यही थे दोस्तों कुछ मुगलों की घरेलू जिंदगी के बारे में, जिनके मतलब हरम शब्द यूज किया जाता है, बेसिकली इसे नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है मुगल प्रशासन में अधिकारी। अगर दोस्तों मुगल प्रशासन में अधिकारियों की बात की जाए तो दोस्तों मुगल काल में विभिन्न जाति और धार्मिक समूह से कुलीनता की भर्ती की गई थी। और अकबर की शाही सेवा में दोस्तों तुरानी ईरानी रईसों ने प्रमुख भूमिका उस टाइम पे निभाई थी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मूल के 2 शासक प्रमुख समूह जैसे कि जिसमें कि शामिल है हमारे राजपूत और भारतीय मुस्लिम, शेखजाद ने 1560 से दोस्तों उस टाइम पे शाही सेवा में प्रवेश किया। और इसके अलावा दोस्तों सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से रैंक, शीर्षक और आधिकारिक चित्रकला में परिवर्तन की समीक्षा की। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी मीर बख्शी, जैसे जिन्हें ये दोस्तों महापौर कहा जाता था, दीवान ए आला जिन्हें दोस्तों वित्त मंत्री कहा जाता था, सदर उन सुदूर जो कि अनुदान के मंत्री और स्थानीय न्यायाधीश या काजी नियुक्ति के प्रभारी होते थे, आदि ये शामिल होते थे इसमें। ठीक है, तो ये अधिकारी दोस्तों यहाँ मुगल साम्राज्य उस टाइम पे शामिल होते थे। सटीक और विस्तृत पुरस्कार रखना मुगल प्रशासन की प्रमुख चिंता रहती थी। ठीक है, कि किस व्यक्ति को कैसा पुरस्कार सटीक रूप से दिया जाए, ये जो है दोस्तों प्रमुख चिंता रहती थी मुगल साम्राज्य की। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अगर मीर बख्शी की बात की जाए तो दोस्तों अदालती लेखकों की लाशों की निगरानी करता था और इसके अलावा दोस्तों अदालतों के सभी आवेदनों और दस्तावेजों को भी दर्ज किया करता था। दोस्तों समाचार रिपोर्टों और महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों ने मुगल साम्राज्य में शाही पथ की यात्रा की, जिसमें फूट रनर, कासिर या पथमार के गोल्ड रिले शामिल थे, जो बांस के कंटेनरों में लुढ़के हुए कागजात थे। ठीक है, केंद्र में स्थापित कार्यों का विभाजन प्रांतों में दोहराया गया था। इसके अलावा दोस्तों स्थानीय प्रशासन को 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों, कानूनों, राजस्व विलेखों का रखवाला, चौधरीयों, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा परगना के स्तर के बाद देखा गया था। इस तरीके से दोस्तों न्यायालयों को विभक्त किया गया था। और दोस्तों अगर फारसी भाषा को देखा जाए तो फारसी भाषा को प्रशासन की भाषा बना दिया गया था अकबर के द्वारा। और लेकिन दोस्तों स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल गांव के खातों के लिए किया जाता था, यानी कि गांव में खाते बनाने के लिए दोस्तों स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो है प्रशासन की प्रमुख भाषा जो है दोस्तों फारसी हुआ करती थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों बात करते हैं मुगल दरबार में जेसुइट मिशनरियों के बारे में। दोस्तों मुगल सम्राट में जो है मुगल सम्राटों में जैसे दोस्तों कि शेरशाह, जहांगीर, शाहजहां आदि कैसे जैसी कई उपाधियां उन्होंने ग्रहण की थी उस टाइम पे। और दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में अपना रास्ता बनाने की मांग करने के लिए वाले सभी विजेताओं को उस टाइम पे क्या करना पड़ता था, हिंदू कुश पर्वतों को पार करना पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों मुगलों ने इस संभावित खतरे को दूर करने का प्रयास किया और काबुल और कंधार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है,
दोस्तों जेsuit मिशनरियों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के खातों के माध्यम से यूरोप को भारत का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि ये जेsuit मिशनरियों के द्वारा ही दोस्तों यूरोप वालों को जो है दोस्तों भारत का ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। अकबर ईसाई धर्म के बारे में बहुत उत्सुक था। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर जो है हर धर्म के प्रति उत्सुक ही रहता था, लेकिन इसी तरह दोस्तों ईसाई धर्म के प्रति भी दोस्तों वो उत्सुक था। उसे यही था कि ईसाई धर्म के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। और दोस्तों जो पहला जेsuit मिशन था जो कि 1580 में आया था, वो फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में ही पहुंचा था। ठीक है। उस टाइम पे दोस्तों अकबर का शासनकाल ही था भारत में। और दोस्तों जेsuit खाते व्यक्तिगत अवलोकन और सम्राट के चरित्र और दिमाग पर प्रकाश उस टाइम पे डालते हैं। ठीक है। दोस्तों अकबर जो है इनसे काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था। ठीक है। यही था दोस्तों हमारा टॉपिक मुगल दरबार में जेsuit मिशनरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा धर्म के लिए अकबर की खोज। अगर दोस्तों धर्म की बात की जाए तो दोस्तों धर्म ज्ञान के लिए दोस्तों अकबर की खोज जो है दोस्तों फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना में सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतर्वेदी बहस का नेतृत्व किया। यानी कि दोस्तों जो अकबर जो था वो सारे धर्मों को समान महत्व देता था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कुछ भी हो, उन्हें समान महत्व देता था और उनके बीच में जो भी अंतर्विरोध होते थे उन्हें भी सॉल्व किया करता था। और दोस्तों बढ़ते हुए अकबर धर्म को समझने के लिए रूढ़िवादी इस्लामी तरीकों से दूर चला गया, जो प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दिव्य पूजा के आत्मा अभिमानी उदार के रूप की ओर है। और दोस्तों अकबर एक ऐसा शासक था जो कि केवल इस्लामी परंपराओं पर ही विश्वास नहीं करता था, वो सारे उन तरीकों से दूर चला गया था, अलग अलग तरीकों को जो है वो अपनाता था और अलग अलग धर्मों से ज्ञान लेने की कोशिश करता था। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन को बनाने की कोशिश की और इसका उपयोग दोस्तों राज्य के राजा और विचारधारा की छवि को आकार देने के लिए किया गया। और राजा को दोस्तों एक दिव्य रूप से प्रेरित व्यक्ति व्यक्ति माना जाता था उस टाइम पे, और जिसका अपने दोस्तों उस टाइम पे लोगों पर सर्वोच्च संप्रभुता मानी जाती थी। यानी कि दोस्तों राजा की संप्रभुता होती थी पूरे राज्य पर और अपने दुश्मनों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता था। इन उदार विचारों के साथ दोस्तों मुगल शासक भारतीय उपमहाद्वीप की विषम आबादी को एक डेढ़ सदी तक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके। और इन्हीं दोस्तों नीतियों की वजह से दोस्तों मुगल साम्राज्य के लोग जो है डेढ़ सदी तक प्रभावी ढंग से भारतीय लोगों को नियंत्रित कर पाए। ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक धर्म के लिए अकबर की खोज। ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही था आपके इस चैप्टर में, चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त में। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो दोस्तों एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो ये सारे नोट्स हैं दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।